वेलकम टू ए प्लस आई एस अकेडमी में सभी का स्वागत है। आज हम पहला टॉपिक पे बात करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात ने रिकॉर्ड समय में जो है पहली बार डिजिटल जो लेन देन है दिरहम को अंजाम दिया है। तो आज हम बात करेंगे यूएई ने जो है रिकॉर्ड समय में पहली बार डिजिटल जो लेन देन है को अंजाम दिया। ये हमारा टॉपिक है आज। पीपीटी की तरह से नहीं, लेकिन हम दूसरे तरीके से आज आपको पढ़ाएंगे। थोड़ा सा स्कूल वाली कॉलेज वाली थोड़ी फीलिंग ली जाए, थोड़ा सा क्लास वाली। तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है, जो उनकी सेंट्रल बैंक जो कहा जाए डिजिटल करेंसी, और डिजिटल करेंसी का नाम है बेटा, डिजिटल जो करेंसी है करेंसी, उसका नाम है दिरहम। क्या नाम है? दिरहम। जैसे भारत का रुपया है, वैसे वहां पर क्या चलता है? दिरहम चलता है। इसका उपयोग जो होगा वह सरकारी लेन देन करना, वैश्विक डिजिटल शासन और आर्थिक परिवर्तन के दौरान में एक ऐतिहासिक क्षण उसे माना जा रहा है। तो इसका जो उपयोग होगा, इसका उपयोग कैसे होगा? इसका उपयोग जो होगा, लिख लीजिए। देखिए, हर चीजें जो है ना, मेंस के तरीके से पढ़िए। इसका उपयोग होगा सरकारी लेन देन करना, सरकारी लेन देन करना। इसके साथ साथ मैंने कहा वैश्विक डिजिटल शासन और आर्थिक परिवर्तन, वैश्विक डिजिटल शासन और आर्थिक परिवर्तन करना। क्लियर है सबको? तो ये दो चीजें, पहला तो इसके बारे में हो गया। क्योंकि डिजिटल जो दिरहम है वो यूएई के केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा है। क्या है? यूएई के केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी एक ऑफिशियल डिजिटल मुद्रा है। क्लियर है? जो पूरी तरह क्या है? विनियमित है। ये जो मुद्रा है दिरहम, ये क्या है? पूरी तरह विनियमित है। ठीक है? और ये क्रिप्टो करेंसी की तरह अस्थिर नहीं, बल्कि राज्य समर्थित है। ये भी लिखिए। ये जो मुद्रा है दिरहम, इसकी थोड़ी सी विशेषता लिखो। दिरहम की विशेषता, ये जो दिरहम क्या है, मैंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी की तरह अस्थिर नहीं है। लिखो, क्रिप्टो करेंसी आप जानते हो, तो क्रिप्टो करेंसी की तरह अस्थिर नहीं है, तो फिर है क्या ये? यह राज्य समर्थित है। राज्य समर्थित है। क्लियर है? देखो कितना आराम से चीजों को लेकर चल रहा हूं। इसे कहा जाएगा वित्तीय और संरचना परिवर्तन कार्यक्रम के तहत इसे विकसित किया गया है। वित्तीय देखिए, जब भी पढ़िए इस तरह से पढ़िए कि आपको एक एक लाइन आगे चलता रहे वो चीजें। इसका उद्देश्य क्या है? अगर मान लीजिए मैं कहूं कि सर दिरहम ये डिजिटल मुद्रा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, और देखिए क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछेगा कि आप मुझे बताइए दिरहम जो है क्रिप्टो करेंसी की तरह क्या अस्थिर है कि स्थिर है? तो इसका उद्देश्य है वित्तीय प्रणाली में दक्षता लाना, एफिशिएंसी लाना। लिखो, पहला पॉइंट।
पारदर्शिता और समावेशन को बढ़ावा देना है। लिखो, तो देखो बेटा, इससे सारी चीजें क्लियर हो गई ना आपकी कि दिरहम, डिजिटल दिरहम क्या है। तो ये क्रिप्टो करेंसी की तरह अस्थिर नहीं है, बल्कि कैसा है, बल्कि ये राज्य समर्थित है। बात समझ में आया। और मैंने कहा कि यह वित्तीय अवसंरचना कार्यक्रम के तहत इसे विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि वित्तीय प्रणाली में दक्षता लाना, पारदर्शिता और समावेशन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो मैंने जो दिरहम के बारे में बात किया, मुझे लगता है कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे कि सर ये स्थिर है का अस्थिर है, या उसका उद्देश्य क्या है, तो ये चीजें आप लोग बताने की स्थिति में रहेंगे। देख लीजिए इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो टॉपिक मैं अभी चर्चा में चल रहा है, द हिंदू में भी आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी था, कि बेल्जियम और नीदरलैंड 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा दूसरा टॉपिक आज का, बेल्जियम और न्यूजीलैंड। लिखिए, हॉकी विश्व कप का संयुक्त मेजबानी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि इस बार कौन संयुक्त मेजबानी कर रहा है, ये आपका टॉपिक आज का हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बेल्जियम और न्यूजीलैंड, अच्छा कब करेंगे, तो 2026 में। पहले तो ये जानो। और भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल बेटा हॉकी है। हॉकी के जादूगर है मेजर ध्यानचंद साहब। और इतिहास का एक ऐतिहासिक और अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहा है ये, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुरुष और महिला दोनों वर्गों का संयुक्त विश्व कप आयोजित किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि मेल और फीमेल, चाहे मेल वर्ग हो चाहे फीमेल वर्ग हो, दोनों वर्गों का संयुक्त, लिखो, क्या होगा, संयुक्त कहा जाए, विश्व मतलब दोनों वर्गों का संयुक्त विश्व कप आयोजित होगा। एक एक लाइन जो है आपको याद हो जाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, और तो और इसके साथ ही पहली बार पैरा हॉकी वर्ल्ड कप को भी इसमें शामिल किया गया। याद रखना, पैरा हॉकी वर्ल्ड कप को भी शामिल किया गया। देखो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यह आयोजन क्यों हो रहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर समावेशिता और जो डाइवर्सिटी है और समान अवसर को बढ़ावा देने की दिशा में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो इसका उद्देश्य यह है कि वैश्विक स्तर पर, लिख लो, वैश्विक स्तर पर समावेशिता, समान अवसर, और भी जो पॉइंट लिखना चाहते हैं, या विविधता को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना दिशा में महत्वपूर्ण कदम, कदम, क्योंकि टूर्नामेंट की जो संयुक्त मेजबानी होगी वो बेल्जियम और नीदरलैंड करेंगे। संयुक्त मेजबानी कौन करेगा बेटा, ये बेल्जियम और न्यूजीलैंड क्या करेंगे, संयुक्त मेजबानी करेंगे। जहां मैच क्या होगा, और चूंकि एक स्टेडियम है एमस्टर्डम के वागेनर स्टेडियम में इसे आयोजित किया जाएगा। तो कहां आयोजित होगा, लिखो, आयोजित होगा दो जगह पे,
ये आज देखो एक ही चीज मैं सारा मैं बता दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा पढ़ाने तरीका चेंज कर रहा हूं मैं। तो ये मुझे एमस्ट्रम के वागनेर सॉरी स्टेडियम में आयोजित होगा। लिख लिया सभी लोगों ने? तो ये आज का दूसरा टॉपिक था आपका, तो इसको भी याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में इसमें बना हुआ है, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं आराम से, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, देखो करंट अफेयर को मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोग आके पहले का ए दूसरे का बी कर रहे हैं, इस तरह से नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर अगर मान लीजिए बेल्जियम और न्यूजीलैंड की हॉकी विश्व कप का संयुक्त मेजबानी अगर कर रहे हैं, तो इसमें सबसे प्लस पॉइंट था यही था ना कि मेल और फीमेल दोनों वर्ग इसमें संयुक्त काम कर, मतलब दोनों रहेंगे। इसमें पैरा एथलीट को भी, इसमें हॉकी वर्ल्ड कप को भी इसमें शामिल किया गया, पैरा हॉकी को। और वैश्विक स्तर के जो मैंने कहा समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए, समान अवसर देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। तो 3-4 पॉइंट है, इसको याद रखिए। अगला जो एक टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है बेटा, अमेरिका में सबसे लंबा सरकारी शटडाउन समाप्त हुआ है। लिखिए, अमेरिका में सबसे लंबा सरकारी शटडाउन समाप्त हुआ है। अब ये क्या है भाई, अमेरिका में सरकारी शटडाउन जो हुआ है, बेसिकली है क्या ये? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कांग्रेस के जो अस्थायी फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर करते ही ये हुआ है कि जो 42 दिनों तक जो चला अमेरिका का सबसे लंबा सरकारी जो है शटडाउन समाप्त हो गया है। इसने देश की राजनीतिक संरचना, बजट प्रक्रिया और शासन क्षमता पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। यहां तक कि अमेरिका में सरकारी फंडिंग आमतौर पर वार्षिक बजट या अस्थायी फंडिंग बिल के माध्यम से जारी करता है, और यदि कांग्रेस इस पर सहमति पर नहीं पहुंचती तो सरकारी एजेंसियों की फंडिंग भी रुक जाती है, और इसी को क्या कहते हैं बेटा, शटडाउन कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये जो 42 दिनों तक, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शटडाउन जो है शब्द हाल ही में चर्चा में बना हुआ है, ये किस देश से संबंधित है, या कितने दिनों तक अमेरिका का जो सबसे लंबा सरकारी शटडाउन समाप्त हुआ है वो कितने दिनों तक चला है, उस पर सिग्नेचर किसने किया है, ये सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए शटडाउन क्या है। लिखिए, अमेरिका में, पॉइंट वाइज लिखिए, अमेरिका में सरकारी फंडिंग, देखिए अमेरिका में सरकारी फंडिंग जो होती है आमतौर पर वार्षिक बजट या अस्थायी फंडिंग बिल के माध्यम से क्या होता है, जारी रहती है। लिख लीजिए, लेकिन यदि कांग्रेस सहमति पर नहीं पहुंचती, तो यदि जो कांग्रेस है बेटा सहमति पर नहीं पहुंचती, तो होता क्या, सरकारी एजेंसियों की फंडिंग रुक जाती। बात समझ में आया? और इसे ही क्या कहते हैं बेटा, यही जो फंडिंग जब रुक जाए इसी को शट डाउन कहा गया, शट डाउन। क्लियर है? अच्छा, कितने दिनों तक चला ये शट डाउन? 42 दिन तक, 42 डेज तक। ठीक है, लेकिन इस पे हस्ताक्षर किसने किया है? इस पर हस्ताक्षर करने वाला कोई व्यक्ति और नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो 2 बार बने हैं राष्ट्रपति, डोनाल्ड
ट्रंप द्वारा। ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन से भी जुड़ के आपको मैंने बताया। और अमेरिका का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन, ये क्या था? अमेरिका का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन। शटडाउन, समझ में आया? ये सारी चीजें बेटा आपको इसमें लिखनी है बेहतरीन तरीके से। अगर आप इसको तैयारी करते हैं तो आप अच्छा कर जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये जो मेन जो आज मैंने न्यूज़पेपर में देखा चीजें मुझे लगी, तो मैंने कहा कि आप सभी को बेटा इसको पढ़ा दूं। ठीक है, अगला जो हम पढ़ेंगे बेटा वो आरबीआई से रिलेटेड पढ़ेंगे। आरबीआई ने क्या किया है बेटा? नियामक उल्लंघन के लिए 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आजकल देखा होगा, देखिए बैंकों का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो आइए अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा आरबीआई से पढ़ेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं। बैंकों का बाप है एक तरह से, बैंकों का बैंक कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई में। लेकिन आरबीआई ने एक काम किया है, क्या किया है बेटा? कि नियामक उल्लंघनों के लिए, लिख लिया, नियामक उल्लंघनों के लिए, उल्लंघनों के लिए क्या हुआ? 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। लिखो, 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। पहला तो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया है बेटा? सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए, जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए और सुशासन को मजबूत करने के लिए 3 सहकारी बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाए हैं। किस लिए? क्यों? क्योंकि इन बैंकों ने क्या किया था बेटा? बैंकों ने क्या किया था? मतलब सही से काम नहीं किया था, और जो भी धोखाधड़ी हो रही है या जो डिजिटल क्षेत्र में, चूंकि बैंक भी चाहती है कि सुधार हो, इसका जो मुख्य उद्देश्य भी यही है कि सहकारी बैंकों में जो गवर्नेंस की जो कमजोरियां हैं उनका अनुपालन सभी से करना है, बैंकिंग तंत्र में नैतिकता को लाना है, अनुशासन को बढ़ावा देना है। इन सभी बातों की चर्चा इसमें किया गया है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने जो है इस पे बात किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये भी आप सभी को जानना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए, लिखो, बैंकों में पारदर्शिता लाने के लिए, इसके साथ साथ अगर मैं ये भी कहूं कि जवाबदेही और सुशासन को मजबूत करने के लिए, लिखिए, ये नियम लगाए। यह कार्रवाई चूंकि नई दिल्ली में जो है कॉप कुंभ 2025 के दौरान की गई है। ये जो कार्रवाई की गई है नई दिल्ली में के दौरान की गई है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप। क्योंकि आज जितने भी सहकारी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में डिजिटल सुधार की जरूरत है। जितने भी सहकारी क्षेत्र है, सरकार ने क्यों किया? बैंक ने क्यों किया? लिखिए, आरबीआई ने क्यों किया? क्योंकि सहकारी क्षेत्रों में डिजिटल सुधार की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है बेटा? डिजिटल सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, जोखिम जो प्रबंधन है और
नियमों का पालन भी तो कराना है। ये भी एक पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए इसका कि आरबीआई, क्योंकि जितने भी सहकारी बैंक हैं उन बैंकों में, सहकारी बैंकों में देखिए, ऐसे सहकारी बैंकों में गवर्नेंस, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए क्लियर है, तो ये भी बात आप इसको लिखना है, ठीक है। बैंकिंग तंत्र में नैतिकता और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए लिखिए, ये सब मेंस में काम आएगा बेटा। बैंकिंग तंत्र में नैतिकता और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए क्लियर है, तो ये भी बात आप इसमें लिख सकते हैं। लिख लीजिए फटाफट। ये जितने भी पॉइंट लिखवा रहा हूं ना काफी इंपॉर्टेंट है, मेंस में सब काम देगा आपको। अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे बेटा, अगला जो हम आज का टॉपिक हमने जो न्यूज पे देखा, वह एक नाम आता है जिसका नाम है सालुम रदा तिमका का निधन हुआ है। और यह क्या थी, ये महिला जो थी वो पर्यावरण संरक्षण की प्रतीक थी, ठीक है। इन्हें वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए बात करते हैं सालुम रदा। इनका पूरा नाम है सालुम रदा तिमक्का का निधन। चल अब हम बात करते हैं कि ये कौन है। ये कौन है, तो पर्यावरण संरक्षण की प्रेरक प्रतीक है। ये पर्यावरण संरक्षण की प्रतीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इन्हें वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है। किस माता, ट्री मदर। तीसरा, 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कितने साल पे, 114 वर्ष की। देखो हर चीज में बता दे रहा हूं कि जहां से भी क्वेश्चन निकल कर आ जाए, इतना कोई नहीं मेहनत करता है। कोई फैकल्टी जो है इतना पहले का या दूसरे का भी कराने वाले बहुत है यूट्यूब पे, लेकिन अगर इनका निधन हो गया तो इनके निधन से क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा कितने वर्ष पे उनकी मृत्यु हुई, इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है, ये क्या है, तो ये पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक हैं। भारत में चूंकि ग्रास रूट पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रेरणादायक युग का अंत हो गया है। इनका जन्म जो हुआ था कर्नाटक में हुआ था। जन्म कहां हुआ था इनका, इनका जन्म कर्नाटक। अब कर्नाटक आ गया है तो कम से कम कर्नाटक के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा 3 सीटें, सबको आपको जानना चाहिए। आईटी सिटी कर्नाटक कहते हैं। एक तुमकुरु जिला जो है कर्नाटक में, जिला है तुमकुरु। इनका जन्म हुआ और कठिनाइयों के बाद प्रकृति के प्रति अपने गहरे जो जुड़ाव है, जो संवेदना है प्रकृति के प्रति, इन्होंने उसको नहीं छोड़ा। इन्होंने अपने विचारों के साथ कभी समझौता नहीं किया, क्योंकि जो व्यक्ति अडिग होता है, जो व्यक्ति सहनशील होता है, जो व्यक्ति को कुछ करने की चाहत होती है, वो हमेशा डटा रहता है। इनके पास भी बहुत सारी समस्याएं आई। आपको याद है कि आप देखेंगे उत्तराखंड में जो है चिपको आंदोलन चला। मतलब चिपको आंदोलन का मतलब महिलाएं जो थी, पेड़ को जब काटा जा रहा था, वन को काटा जा रहा था, तो महिलाएं पेड़ जाके चिपक जाते थे। उसका नाम था चिपको आंदोलन। और जिस भी आंदोलन में महिलाओं ने शरीक किया है, जिस भी आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया है, वो आंदोलन हमेशा सुपरहिट हुआ है, चाहे वो बारदोली सत्याग्रह हो, चाहे वो चिपको आंदोलन हो। बात समझ में आया सभी को? तो इस चीज को भी आप सभी को याद रखना है। और इससे सीख मिलती है कि 114 वर्ष की आयु में ऐसी महिला जिन्हें हम वृक्ष माता के नाम से जानते थे, जिनका निधन हो गया,
कठिनाइयों के बावजूद जो है अपने नेचर के प्रति जो उनका जुड़ाव था उसको उन्होंने कभी भी समझौता उसके साथ नहीं किया, हमेशा उसकी रक्षा के लिए जो भी बन सका उन्होंने इसके लिए काम किया और हम सभी इनको आज याद कर रहे हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक जो था हमारा ये था, अगला इसको पढ़ लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़े। एक और कल चूंकि अभी हाल ही में 16 नवंबर, चूंकि 14 नवंबर को तो बाल दिवस था, लेकिन 16 नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए। 16 नवंबर इसलिए इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि राष्ट्रीय प्रेस दिवस की जो है क्या हुई थी, मतलब 16 नवंबर को हर साल प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। क्योंकि प्रेस जो है, हमारा मीडिया जो है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अरे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और चौथा लोकतंत्र का स्तंभ तो मीडिया है। मीडिया का काम क्या होता है? दिखाना, बताना, जहां गलत है उसको गलत दिखाना। इस तिथि का चयन इसलिए भी किया गया था कि 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद ने औपचारिक रूप से जो है अपना कार्य शुरू किया था और इसका जो एक्ट था 1978 के तहत एक अर्ध न्यायिक स्वायत्त और वैधानिक निकाय के रूप में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना, पत्रकारिता के जो मौलिक मानक हैं उन मानकों को बनाए रखना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में जो पत्रकारिता है, जो मीडिया है, कहीं ना कहीं जो है, मैं क्या उसे बोलूं, आप सभी उससे भली भांति परिचित होंगे। तो खैर, हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रेस दिवस। लिखिए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। 16 नवंबर क्यों? क्योंकि 16 नवंबर को मैंने कहा कि 1966 को, 16 नवंबर 1966 को क्या हुआ था? भारतीय प्रेस परिषद ने औपचारिक रूप से अपना कार्य शुरू किया था। ठीक है, इस किस एक्ट के तहत हुआ था? 1978 के तहत एक इसकी स्थापना जो हुई थी, लिख लो, 1978 के एक्ट के तहत अर्ध न्यायिक स्वायत्त और वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। स्वायत्त क्लियर है? लिखिए, इसका उद्देश्य लिख लीजिए, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना। लिखिए, इसके साथ साथ पत्रकारिता के उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना। ठीक है, तो ये भी बात आप इसको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रीय प्रेस दिवस आए तो 16 नवंबर और उसका एक्ट क्या हुआ, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करिए। अगला जो टॉपिक एक और हम पढ़ेंगे कि अभी हाल ही में जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है, जिसे हम रक्षा मंत्रालय कहते हैं,
और रक्षा मंत्रालय के साथ साथ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसे बीडीएल कहते हैं, उन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है, 2095 करोड़ रुपए का हुआ है। और यह समझौता कोई हल्का मुल्का समझौता नहीं हुआ है। यह समझौता इसलिए भी किया गया है कि भारतीय सेना की जो मारक क्षमता है और देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक ऐतिहासिक कदम को उठाते हुए समझौता किया गया है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं रक्षा मंत्रालय को लेकर। ठीक है, यह हमारा छठवां टॉपिक होगा आज का, रक्षा मंत्रालय। देखो बेटा, रक्षा मंत्रालय और किसने समझौता किया है? पीडीएल के साथ, पीडीएल ने समझौता किया। अब कहेंगे सर ये बीडीएल क्या है? ये क्या है ये बीडीएल? बीडीएल का मतलब यहां पर है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। बीडीएल मतलब भारत लिमिटेड, बीडीएल इसे कहते हैं पहला। और कौन किया है? रक्षा मंत्रालय। तो ये दोनों लोगों ने मिलकर कितने का किया है? 2500 करोड़ रुपए का, 2500 करोड़ रुपए का जो है समझौता। पहला पॉइंट ये हो गया, सॉरी 2500 कर रहा हूं, 2000 कितना था? 2095 करोड़ है, 2095 करोड़ है भाई, सिली मिस्टेक थोड़ा सा हो गया मुझसे। अच्छा, ये किस लिए किया गया है? INVAR, याद रखिएगा ये समझौता क्यों? तो लिखिए INVAR। व्हाट इज INVAR? INVAR और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। समझ में आया? इन दोनों का अनुबंध जो है भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ावा देता है, का अनुबंध भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ावा देता है। ठीक है, यह समझौता बाई इंडिया श्रेणी के तहत किया गया है। समझौता जो हुआ है बाई इंडिया श्रेणी के तहत हुआ है। यह भी याद रखिएगा। और इस मिसाइल जो है, ये जो INVAR जो है, यह बेटा याद रखिएगा कि मिसाइलें भारतीय सेना के मुख्य उद्योग जो टैंक हैं, जैसे T90, जिसे हम भीष्म कहते हैं, T90, ये सब जितने भी है, चाहे T90 भीष्म है या तो क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किया गया, तो ये भी याद रखिएगा। तो इन दोनों के साथ एक समझौता हुआ है, लिख लीजिए फटाफट, लिखिए सभी। अगला टॉपिक लिखिए। देखिए कुछ डिफरेंट आज मैं पढ़ा रहा हूं आप सभी को। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की घोषणा हुई है, लिखिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025। अब देखो बेटा, इसकी घोषणा तो कर दी गई है बाल साहित्य पुरस्कार की, तो किसके द्वारा की जाती है? साहित्य अकादमी के द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा। पहला क्वेश्चन दिया जाता है ना। दूसरा, अक्टूबर नवंबर
2025 के दौरान साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार घोषित किया गया और भारत सरकार द्वारा स्थापित चुकी क्या है यह स्वायत्त संस्था देश की 24 भाषाओं में बाल साहित्य को प्रोत्साहित करती है। तो लिखिए, भारत सरकार द्वारा स्थापित, भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्था क्या करती है, देश की 24 भाषाओं में क्या करती है, बाल साहित्य को प्रोत्साहित करती है। लिखिए, बाल साहित्य को प्रोत्साहित करती है। ठीक, क्योंकि 14 नवंबर बाल दिवस होता है और बाल दिवस के अवसर पर ही इन पुरस्कारों का वितरण भी होता है। यह पुरस्कार चूंकि इसलिए भी दिया जाता है, वितरण कब होता है, 14 नवंबर को। लिख लो, 14 नवंबर, लिखिए 14 नवंबर को। क्यों होता है, क्यों, लिखो क्यों। इसलिए, ये इसलिए भी किया जाता है कि बच्चों में पढ़ने की आदत, लिखिए नैतिकता, बच्चों में पढ़ने की आदत, आजकल के बच्चे तो मोबाइल देख रहे हैं, नैतिकता, एथिक्स की बात इसमें की गई है और सांस्कृतिक समझ विकसित करने के लिए, सांस्कृतिक समझ विकसित करने के लिए समझ में आया। तो अगर आपसे बाल साहित्य पूछे तो आप बता सकते हो ना कि ये चीजें सर हैं, तो इसको लिख लीजिए, बाल साहित्य पुरस्कार 2025, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अगला लिखिए जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, अगला जो लास्ट टॉपिक आज का है, लिख लीजिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है, अभी जो पिछले महीने में आईसीसी 8वां आज का टॉपिक है, प्लेयर ऑफ द मंथ 2025। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं आईसीसी को। और अपने जो मासिक अगर कहा जाए, ये मंथ मतलब अक्टूबर मंथ की बात कर रहा हूं, अभी तो नवंबर चल रहा है ना, याद रखना इसमें पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में, चाहे पुरुष वर्ग हो और चाहे महिला वर्ग हो, दोनों श्रेणियों में एक देश है, महिला, लिखो दोनों श्रेणियों में कौन जीता है, तो दोनों श्रेणियों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने बाजी मारी है, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने बाजी मारी है। अब बाजी मारी कैसे है, पुरुष श्रेणी में मिला है सुनेरुन मुथुसामी, पुरुष वर्ग में सुरेनुन मुथुस्वामी को मिला है, ये खिलाड़ी को मिला है पुरुष वर्ग में। और ये जो साहब थे, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया है, इसको मिला है। ठीक है, और तो लाहौर टेस्ट में उन्होंने 11 विकेट भी लेकर गेंदबाजी में भी प्रभाव छोड़ा है। हालांकि मैच जो है वो साउथ अफ्रीका हार गया था। तो याद रखिएगा इस व्यक्ति का नाम सुरेनुन मुथुस्वामी। ठीक है, बेसिकली सेनुरून है, बेसिकली इसे सेनुरून कहा जाता है, सेनो
मुथुस्वामी ऐसे कहिए, इतना टेढ़ा नाम है इन लोग का, क्या कोई याद रखेगा, मुथुस्वामी याद रखेगा। क्लियर है? तो ये चीजें भी आप सभी को याद रखना है। तो आज जितने भी मैं टॉपिक आप सभी को पढ़ाया हूं, ये जितने भी टॉपिक आप देखें, जितने भी टॉपिक हैं, चाहे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर का, चाहे बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का, चाहे रक्षा मंत्रालय और बीडीएल के समझौता किया गया है, चाहे राष्ट्रीय प्रेस दिवस के बारे में हमने बात किया, चाहे सालुमरदा चिमक्का का निधन हो गया उनके बारे में, चिमक्का का आरबीआई ने के बारे में हमने बात किया था, बैंकों का बैंक है, और अमेरिका में सबसे लंबा सरकारी शटडाउन समाप्त हुआ है, और बेल्जियम और न्यूजीलैंड हॉकी विश्व कप का संयुक्त मेजबानी करेंगे, और हमने दिरहम के बारे में बात किया, डिजिटल मुद्रा दिरहम, क्योंकि यूएई ने रिकॉर्ड समय में पहली बार डिजिटल लेन देन को अंजाम दिया है, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया। तो ओवरऑल आज हमने हर मुद्दे पर आपसे बात किया, संवाद किया, और इन चीजों पे हमने जितना हो सके उस पे हमने किया। जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए, ताकि आपके पेपर में जो है बेटा, इससे आपके जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके दिखे। और जैसे मान लो भी क्वेश्चन ही पूछ दे दिरहम के बारे में क्या होता है, या आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का रिकॉर्ड अक्टूबर में किसने जीता है, किसको हराया है उसने, कौन जीता था उस मैच में, उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो ये सारी चीजें विश्व प्रेस दिवस के बारे में हमने चर्चा किया, और हमने मीडिया के बारे में भी हमने चर्चा किया। ठीक है, तो चलो आज हम के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। मेरा पढ़ाने का मेन उद्देश्य ये नहीं होता कि सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई कराओ, मैं ये सब करता इसलिए हूं कि ताकि मेंस भी आप लोग अच्छे से निकाल सकें, चीजों को एनालिसिस करें, कब क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, ये भी आदत डलवा रहा हूं। तो मुझसे जितना हो सके मैं कोशिश पूरा कर रहा हूं। आप लोग समझदार हैं, क्या सही है क्या गलत है ये आप सभी जानते हैं। चाहता तो सिर्फ मैं जो है काम मतलब ऑनलाइनर पढ़ा के निकल जाता, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहता हूं। मैं प्लस के चूंकि संस्थान जो है उससे बड़ा विशेष लगाव है मुझे, और संस्थान ने मुझसे कहा है कि सर बच्चों को मोटिवेट कीजिए, बच्चों को समझाइए, तो मैं समझा भी रहा हूं आप सभी को। अच्छे से चीजों को लिखा कीजिए, पढ़ा कीजिए। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप सभी को। और आप लोग क्या करें, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। तो मैं आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।